गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अभी बोर्ड पे लिखा है संविधान, तो इससे पहले मैंने हिस्ट्री का टॉपिक बता दिया है, जो कि मेरा इतिहास किस प्रकार से रचा गया, आदि मानव किस प्रकार से रहते थे, इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको इसका वीडियो का हिस्ट्री का पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं देखता हूँ संविधान की और पॉलिटी की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो पॉलिटी के बारे में सबसे पहले जानकारी लेने से पहले सबसे पहले देखिए, मैं संविधान की विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूँ। संविधान का विशेषता आखिर है क्या? अब सबसे पहले ये जानिए कि हमारा जो भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है। ठीक है, अब देखते हैं संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो इसमें क्या क्या चीज थे, इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद हमारे कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन बाद में यह जो है 450 हो गया, ABC करके, क ख ग करके जो है, ये जो है हमारा अनुच्छेद की संख्या कितनी हो गई? 450 हो गई। अब देखते हैं अनुसूचियों की संख्या। ठीक है, अनुसूची पहले हमारे अनुसूची 8 थे, फिर 4 जुड़ गए इसमें, तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए? तो 12 अनुसूचियां हो गए। अब देखते हैं भाग। तो 22 हमारे संविधान में 22 भाग हैं। अब यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 को मैंने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। अब देखते हैं दूसरा नंबर। अब यहां से देखिए कि ये तो अब भारत का जो संविधान था कैसा था? तो लिखित संविधान था और सबसे लंबा संविधान था। लेकिन जस्ट अपोजिट जो है ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित टाइप से है। ठीक है, ये ब्रिटेन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि कौन सा संविधान और लिखित संविधान है, कहाँ का संविधान और लिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है? तो अलिखित संविधान है। तो एक पॉइंट नंबर 1 को मैंने अच्छे तरह से बता दिया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान में कहां से, कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता था, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो हमारे भारत पे जो है ब्रिटिश शासन का चल रहा था इस समय। तो हमारे देश की आजादी जब मिली, आजादी मिलने के बाद क्या हुआ, हमारे देश में एक शासन लाया गया, तो वही भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में इंक्रीज किया गया। तो कहां से किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के कारण इसको लाया गया। अब इसमें काफी सारे पॉइंट जोड़े गए हैं, इससे जो है काफी सारे पॉइंट जोड़े गए हैं जो कि हमारे न्यायपालिका में दिया गया है। अब देखिए, जैसे न्यायपालिका के आपात से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने हर देश से कुछ ना कुछ पॉइंट लिया है। तो हम अभी जस्ट तुरंत बताए थे कि हमारा संविधान जो है बहुत सारे देश से मिलने के बाद बना है। ठीक है, बहुत सारे देशों से मिलने के बाद बना है। अब देखिए, यहां से चलते हैं नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। तो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण का मतलब क्या होता है? नम्यता का मतलब होता है लचीला, जो कि हम इसको आसानी से बदल सकते हैं। अब देखिए क्या है, तो संविधान के प्रावधान में किसी प्रकार से आसानी से इसको परिवर्तन में लाया जा सके। लेकिन अनियमितता का मतलब क्या होता है? कठोर क्या होता है? संविधान के व्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए इसमें बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। अब किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले संविधान को बदलने के लिए प्रमुख 2 व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, अब लचीलेपन को भी बदलने के लिए ऐसा थोड़ा है कि संविधान में जब चाहेंगे जो चीज चाहेंगे जोड़ देंगे, जब चाहेंगे जो चाहेंगे हटा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, ये व्यवस्था बदलने के लिए क्या व्यवस्था है? तो 2 व्यवस्थाओं के रखा गया है। संसद 2/3 बहुमत के साथ आसानी से इसमें परिवर्तन कर सकता है। संसद के पास 2/3 बहुमत दिया जाएगा तो वह संविधान में व्यवस्थित ढंग से इसको बदल सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह से संसद जो है 2/3 बहुमत के साथ राज्य से, संसद 2/3 बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्य से इसको परमिशन लेनी होगी। इसके बाद ही संविधान को प्रावधान में यह परिवर्तन कर सकता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। 3 नंबर पॉइंट को भी मैंने अच्छे ढंग से बता दिया। तो 1 2 3 यह हमारा क्या कहता है, 1 2 3 जो अभी हमने बताया है यह पॉइंट हमारे संरचनात्मक विशेषताओं को बताता है, संविधान के संरचनात्मक विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नोट करिए इसको। हाँ तो फ्रेंड हमने अभी तुरंत जस्ट बताया था संरचनात्मक विशेषता के बारे में कि 1 2 3 हमारे संरचनात्मक विशेषता के बारे में बतलाता। अब हम जानते हैं संविधान के विशेषता के बारे में। चलिए पॉइंट देखते हैं 4। पॉइंट 4 में क्या कह रहा है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में। तो ब्रिटेन, ये एकल नागरिकता क्या होता है, एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से लिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एकल नागरिकता भारत में कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ से चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। भारत में क्या है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। और अमेरिका में कैसी है, तो दोहरी नागरिकता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है, राज्य के लिए अलग कानून और देश के लिए अलग कानून होता है। ठीक है, राज्य के लिए अलग नागरिकता होगा और देश के लिए अलग नागरिकता होगी। ठीक है, ये हो गया अमेरिका के लिए। अब चलते हैं, भारत में जो है नागरिकता को कितने भाग में रखा गया, तो भाग 2 में रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा एकल नागरिकता में। अब चलते हैं क्या, मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, क्या कहता है, यह संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है, लेकिन भाग 2 में क्या है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, अब समझिएगा। अनुच्छेद, इसे अनुच्छेद कितने में रखा गया, तो 12 से 35 के बीच में रखा गया है। 12 से 35 के बीच में रखा गया है। प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो थे 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 6 हैं। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं, तो 6 हैं। समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। अब चलते हैं छठा पॉइंट को देखते हुए। ठीक है, अब छठा, तो चौथा भी क्लियर हो गया, 5वां भी क्लियर हो गया। अब छठा चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से लिया गया था। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, तो आयरलैंड से लिए गए थे। अब देखिए यहाँ से कहते हैं, राज्य एवं केंद्र के कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब राज्य और केंद्र को कुछ निर्देश गए हैं कि जनता के प्रति कुछ ऐसा कानून लगाया जाएगा जो कि आप इस तरह से एग्रेसिव रहेंगे इसके बाद ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब होता है ना कि संविधान में कुछ इसका बॉन्डिंग दिया गया है कि जनता के लिए किस प्रकार का कानून आप लगाएंगे। ठीक है, तो यही इसमें क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य एवं केंद्र के कुछ निर्देश दिए गए हैं कि विशेष रूप से आप संविधान को देख लीजिए, इसके बाद किसी प्रकार का कानून आप लगाइएगा। ठीक है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया था। अब देखते हैं 7वां पॉइंट, चलते हैं 7वां पॉइंट में क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में देखिए, प्रारंभ में यह नहीं था, शुरुआत में जो है ना यह नहीं था। मौलिक कर्तव्य ये जो था, ये प्रारंभ में, शुरुआत में जब संविधान बना था तो इस समय नहीं था। लेकिन क्या था, 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। कितने संविधान संशोधन में जोड़ा गया, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को कितने संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आगे मैं वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है। अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं
आगे चलते हैं। सार्वभौमिक मना क्या है? सार्वभौमिक मनाधिकार, ठीक है, मनाधिकार। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को मत देने की अधिकार है। अब क्या हो? सार्वभौमिक मनाधिकार का मतलब क्या हुआ? इसके द्वारा क्या है, हमारे भारत के जितने भी जनता हैं वह जो है वोट देने के काबिल है। किसके तहत? तो सार्वभौमिक मनाधिकार के तहत, ठीक है। अब देखते हैं क्या, तो प्रारंभ में कितने थे? तो 21 वर्ष आयु के जब हो जाते थे, तो शुरुआत में क्या थे? 21 वर्ष की आयु में जब कोई भी रहते थे तो इनको वोट देने की अनुमति थी। लेकिन कब क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन में इसे बदल करके क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया। तो अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 18 वर्ष जो है मत देने के लिए कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 61वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है। ध्यान से देखिए और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए यहां से पता चल गया, तो 4, 5, 6 ये क्या हो गया? संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता को बतलाता है। और 1, 2, 3 क्या बताता है? संरचनात्मक विशेषता को बतलाता है। चलिए नोट करिए। हाँ तो फ्रेंड आप लोग यहाँ तक लिख लिए। अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 9, स्वतंत्र निरपेक्ष एवं न्यायपालिका। स्वतंत्र निरपेक्ष एवं न्यायपालिका होता क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। यह सबसे पहले जानकारी यह मिलेगी कि यह अमेरिका से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोल रहा है। हमारा न्यायपालिका संसद के अधीन है। हमारा न्यायपालिका संसद के अधीन नहीं है। हमारा न्यायपालिका संसद के अधीन नहीं है। हमारी जो न्यायपालिका है, यहाँ संसद कोई न्याय नहीं करेगा। हमारे यदि मान लिया जाए किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा होता है तो संसद हमारा न्याय नहीं करेगा। न्याय कौन करेगा, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। यह स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। यह स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यह स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्यपालिका और विधायक को सजग बनाने के लिए करता है। यह जो है स्वतंत्र निरपेक्ष क्या करता है? कार्यपालिका और विधायक को सजग बनाने के लिए, मतलब सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह कार्य करता है। हमारे यहाँ जो है ना न्यायपालिका जो है पिरामिड टाइप से है, ठीक है, पिरामिड टाइप से, मतलब दिख रहा होगा पिरामिड टाइप से है, इस प्रकार से पिरामिड टाइप से है। अब देखते हैं कैसे क्या। सबसे पहले क्या होता है, किसी प्रकार का कुछ घटना या घटना घटती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से न्याय मिलेगी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो किस प्रकार से है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके बाद कौन सा है? हाई कोर्ट है, इसके बाद कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा जो है स्वतंत्र निरपेक्ष न्यायपालिका कैसा है? तो पिरामिड टाइप से है, ठीक है, पिरामिड टाइप से। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और यह क्या है? हमारा न्यायपालिका क्या है? संसद के अधीन नहीं है। हमारा न्यायपालिका कैसा है? संसद के अधीन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे 10वां नंबर पॉइंट देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या है? यह ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, संसद के माध्यम से विधि बनाया जाए। संसद के माध्यम से विधि बनाया जाए, इसका मतलब समझिएगा, संसद जो है ना अपने ढंग से विधि बनाएगा, और विधि जब बनेगा ना, विधि के माध्यम से संचालित किया जाएगा शासन। विधि जब बन जाएगी, इसके बाद जो है हम लोगों के बीच में शासन संचालित किया जाएगा, शासन संचालित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ समझ में आया, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। और संसद के माध्यम से विधि बनाया जाएगा, संसद के माध्यम से विधि बनाया जाएगा, और इसी माध्यम से जो है ना शासन जो है संचालित किया जाएगा, ठीक है, क्षेत्रों में, ठीक
अब देखिए यहाँ से क्या है, 11 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 11 नंबर पॉइंट क्या करता है, त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन का मतलब क्या होता है, यह एक हमारा भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे क्या है, त्रिस्तरीय शासन है। भारत में ही जो है ना एकमात्र जो है त्रिस्तरीय शासन है। जैसे देखते हैं भारत, ठीक है, भारत में क्या है, केंद्र के लिए अलग शासन रहेगा, राज्य के लिए अलग रहेगा, और क्या है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज्य के लिए अलग रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या आता है, यहाँ से केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है, और स्थानीय स्वशासन के लिए और पंचायती राज्य के लिए अलग है। अब पंचायती राज्य के लिए कितने संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है, पंचायती राज्य को और नगर को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइड में एक चीज लिखे हुए हैं, परिसंघ। परिसंघ जैसे अमेरिका जो है परिसंघ है, यहाँ क्या है, केंद्र और राज्य का अलग अलग शासन है, केंद्र के लिए अलग है और राज्य के लिए अलग है। समझ में आया। और त्रिय शासन कहाँ का है, तो भारत का त्रिय शासन है। भारत का कैसा है, तो त्रिय शासन है। अब किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। संविधान के विशेषता को पूरी अच्छे तरह से बतलाने का हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अब इसको कॉपी पे नोट करिए आप लोग।